हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। खेत में काम करने वाली हाउसवाइफ। ये कहानी है मोनिका की, जो शादी करके अपने ससुराल में एक हाउसवाइफ बनकर रह रही थी। ऐसे ही एक शाम मोनिका की सास शांति मोनिका से कहती है, बहू, तुझे सुबह से एक कप चाय बनाने को कहा है, लेकिन तू है कि सुबह से फालतू के काम में लगी पड़ी है। ये नहीं कि अपनी सास को एक कप चाय दे दूं। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं फालतू के काम में नहीं बल्कि घर के कामों में लगी हुई हूँ। आपको पता है, कल रात विवेक मुझे कह रहे थे कि वो अपनी नौकरी छोड़ने वाले हैं। विवेक नौकरी छोड़ने वाला है, लेकिन क्यों? तू तो जानती है ना कि हमारे घर का खर्चा विवेक की सैलरी से ही चलता है। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन विवेक के ऑफिस में नई हायरिंग शुरू हो गई है और उनके ऑफिस में जो पुराने एम्प्लॉयज हैं और जिनकी सैलरी हाई है, उन्हें कंपनी किसी न किसी बहाने से निकाल रही है। और जिन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है उनमें से एक नाम विवेक का भी है, क्योंकि विवेक ने 1.5 महीने पहले अपने अप्रेजल की डिमांड की थी। बहू, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तू तो जानती है कि इस शहर में जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी कंपनी द्वारा दिया गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। माँ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो जानती ही हैं, भले ही शहर में हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गांव में बहुत कुछ है। हम लोग अपने गांव में रह लेंगे। हमारे पास खुद की खेती है, खुद की गाय है, तो हम उनकी देखभाल करके अपना गुजर बसर क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम दुनिया को ये दिखाना है कि हम शहर में रहते हैं? क्या गाँव में रहने वाला इंसान इंसान नहीं होता? अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति की आंखें भर आती हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि भले ही शांति गांव से है, लेकिन गांव का अपनापन शांति से ज्यादा उसकी बहू जानती थी। इसलिए वो अपनी बहू की बातें मान जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ जब विवेक की नौकरी छूटती है तो विवेक अपनी फैमिली के साथ वापस अपने गाँव आ जाता है। शुरुआत में तो विवेक यही सोचता कि गाँव में कोई नौकरी कर ले, लेकिन जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो मोनिका अपने पति को समझाती है, विवेक जी, बाहर नौकरी करने से क्या मिल जाएगा? आप 9 से 6 या 10 से 7 की नौकरी करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे खेत में 4-5 घंटे भी दे दें तो हमारा खेत लहलहाने लगेगा। अरे मैं तो कहती हूँ, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारी खुद की गाय है, जिससे हमें अच्छा खासा दूध मिल जाता है। उसी से हम अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मोनिका, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं खेत में बैठूं और इतनी मेहनत करने के बाद बाजार में अपनी फसल बेचूं। और अगर गलती से बारिश या तूफान आ गया तो हमें नुकसान होगा, वो अलग। हाँ, तुम कहती हो तो मैं दूध का व्यापार शुरू कर सकता हूँ। तो ठीक है विवेक जी, आप दूध का व्यापार कीजिए और खेतों में आपकी हाउसवाइफ खेती करेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? भला तुम खेतों में खेती कैसे कर सकती हो? तुम एक वेल एजुकेटेड वुमेन हो, तुम हमारी इज्जत के लिए हाउसवाइफ बनी, लेकिन अब ये एक हाउसवाइफ भला खेतों में खेती करती हुई कैसी लगेगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए ना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी और मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। विवेक मोनिका के आत्मविश्वास के सामने हार मान गया। अगले ही दिन से दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। विवेक सुबह उठकर दूध निकालने और बेचने की तैयारी करता था और मोनिका सलवार कमीज पहनकर, सिर पर दुपट्टा बांधकर, हाथ में कुदाल लेकर बाहर आती है, जिसे देख शांति हैरान हो जाती है और वो अपनी बहू से सवाल करती है, बहू, ये तूने खुद का क्या हुलिया बना रखा है? अरे हाथ में कुदाल लेकर कहाँ जा रही है? सास की बात सुनकर मोनिका मुस्कुराती है और बड़े ही प्यार से अपनी सास को जवाब देती है, माँ जी, अब से आपकी हाउसवाइफ बहू खेतों में काम करेगी। आप अपनी बहू का बस हौसला देखिए, उसके रास्ते में और लोगों की तरह पत्थर न बनिए। अपनी बहू की बात सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है, पर वो उसे नहीं रोकती। शुरुआत में खेत का काम मोनिका के लिए बहुत कठिन था। उसके हाथ दुखते थे, कमर अकड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन हाथ और कमर के दर्द ने मोनिका को कमजोर कर दिया, जिससे मोनिका भी परेशान होकर खुद से कहने लगी, कभी कभी तो लगता है कि खेतीबाड़ी छोड़कर घर में सिर्फ आराम करूं, पर मैं आराम नहीं कर सकती। मुझ पर मेरे घर वालों की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सास और अपने पति को दिलासा दिया है कि खेतों में इस घर की हाउसवाइफ बहू काम करेगी और मैं अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हट सकती। जहाँ मोनिका खुद से ये बात कर रही थी, वहीं मोनिका की नजर एक गिलास में रखे दूध पर पड़ती है। उस दूध के पास सास द्वारा दिया गया गुड़ रखा था, जिसे अब मोनिका खा लेती है। समय गुजरता है और अब गुजरते समय के साथ मोनिका ने अपने खेत के काम को घर के काम की तरह व्यवस्थित किया और उसने एक तरकीब लगाई कि किस क्यारी में क्या बोना है, कब खाद डालनी है।
जहाँ एक तरफ मोनिका इतनी मेहनत कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विवेक भी दूध के व्यापार में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। उसने शुद्धता को अपना हथियार बनाया। जल्द ही मोनिका डेयरी फार्म्स का दूध बाजार में अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण प्रीमियम रेट पर बिकने लगा। ऐसे ही एक दिन विवेक खुश होते हुए अपने घर आता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ मोनिका, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम्हें पता है, मोनिका डेयरी फार्म का दूध बाजार में अच्छी गुणवत्ता के कारण प्रीमियम रेट पर बिक रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे दूध को पसंद कर रहे हैं। मोनिका, ये सारा आइडिया तुम्हारा था। थैंक यू सो मच। तुम भले ही हाउसवाइफ हो, लेकिन तुमने हमें जो आइडिया दिया उससे अब हमारा धीरे धीरे काम बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू बोलने वाली बात नहीं है विवेक जी, क्योंकि ये घर और इस घर की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी ही मेरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं अपने घर को हमेशा आबाद होते देखना चाहती हूँ। भगवान तुम लोगों की खुशियों को नजर ना लगाए। कुछ ही महीनों में मोनिका की मेहनत भी रंग लाई। खेत हरे भरे हो गए। मोनिका अब सिर्फ आलू प्याज नहीं बल्कि इंटरनेट से सीखकर नई तरह की सब्जियां भी उगाती थी, जिनकी शहर में अच्छी मांग थी। समय गुजरता है और ऐसे ही एक शाम जब विवेक दूध बेचकर घर लौटता है तो उसने मोनिका को देखा जो पूरे दिन के काम के बाद घर लौट रही थी। मोनिका के चेहरे पर थकान थी, जिसे देख विवेक को काफी गर्व महसूस हो रहा था और वो अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, तुमने कर दिखाया मोनिका। मैं जानता हूँ ये कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। तुम्हें पता है, तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। मेरे दूध का व्यापार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम खेतों से हरी भरी फसल न उगाओ। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ विवेक जी। मैं घर के लिए अन्न उगा रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा अप्रेजल है। मोनिका की बात सुनकर अब विवेक उसे गले से लगा लेता है। समय गुजरता है। ऐसे एक दिन उनके पुराने शहरी पड़ोसी उनसे मिलने गांव आते हैं। वो मोनिका को खेतों में काम करते और विवेक को दूध का ड्रम ले जाते देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आती है और वो उन लोगों का मजाक बनाते हुए कहते हैं, अरे विवेक, क्या हाल है? बड़ी तरक्की की, एमबीए करके दूध बेच रहे हो। और मोनिका जी, आप तो मैडम थी, अब देखिए लग रहा है जैसे आप इन खेतों को पढ़ा रही हैं। सच में आप लोगों को देख ये विश्वास हो गया कि पढ़े लिखे लोग भी गांव में देहाती बनकर रह सकते हैं। पड़ोसी की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलना चाहता है कि उससे पहले ही मोनिका जो खेत में काम कर रही थी अपने पड़ोसी को जवाब देती है, हाँ हमने तरक्की की है। पहले हम एक कंपनी के नौकर थे जो नौकरी जाने के डर से जीते थे, लेकिन अब हम अपने मालिक हैं। विवेक जी यहाँ शुद्धता और सेहत बेच रहे हैं और मैं इस धरती से जीवन उगा रही हूँ जो आप भारी कीमत देकर बाजार से खरीदते हैं। वैसे ये सब आपको समझ नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारी इज्जत अब हमारी मेहनत और आजादी में है। मोनिका की बातें सुनकर पड़ोसी कुछ नहीं बोलता और शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है और अब जब रात को विवेक और मोनिका घर आते हैं और शांति को आज की घटना के बारे में पता चलता है, बहू सच में तूने ये साबित कर दिया कि तू सिर्फ घर की नहीं, अब तो पूरे खेत की भी हाउसवाइफ है। मुझे तुझ पर गर्व है और लोगों को ये बताते खुशी होती है मुझे कि मेरी हाउसवाइफ बहू खेतों में काम करती है। ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं। और सच कहूँ तो आपकी जैसी सास और विवेक जैसा पति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। अपनी सास की बातें सुनकर अब मोनिका उनके गले लग जाती है, तो वहीं विवेक अब मोनिका को गर्व से देखता है क्योंकि उसने हाउसवाइफ होकर भी सिर्फ खेतों में खेती नहीं की, बल्कि उसने पूरे परिवार के लिए सम्मानजनक भविष्य को चुन लिया था। और उसने ये साबित कर दिया कि एक हाउसवाइफ की कोई भी सीमा नहीं होती। अगर उसके इरादे मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकती है। लाजवंती के पति यशपाल के अचानक गुजर जाने के बाद ही उसके भतीजे ने गांव की दोनों जमीनों पर कब्जा कर लिया। बेटे मनोहर की शादी तय हो रखी थी। मनोहर की मां लाजवंती चाहती थी ज्यादा दिन शादी न टले। समझी जी, मनोहर के पिता चाहते थे शादी 9 दुर्गों में हो, तो मैं उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो शादी हम इन्हीं 9 दुर्गों में संपन्न करते हैं। हाँ बहन जी, आप निश्चिंत रहिए, यशपाल भाई साहब की इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरी बेटी मीनाक्षी की शादी आपके बेटे मनोहर के साथ इन्हीं 9 दुर्गों में संपन्न होगी। तभी मीनाक्षी की माँ ने लाजवंती से कुछ पूछा। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछे बहन जी। मैंने सुना था कि आपके खेत आपके जेठ जी के बेटे ने धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं और आपके पास अब कोई भी खेत नहीं है खेती करने के लिए। बहन जी, मैं खुद ही आपको ये बात बताना चाहती थी, पर मुझे लगा आप लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचो।
पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे घर में आपकी बेटी को कोई कमी नहीं आएगी। मैं मीनाक्षी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। भले ही हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कुछ कर सके, पर हम अपनी बहू को खुश रखेंगे, इतना मैं वादा करती हूँ। आंटी जी, मैं डर गया था कि कहीं हमने ये बात आपको बताई तो आप ये शादी तोड़ ना दें, क्योंकि मीनाक्षी को बाबूजी ने पसंद किया था। बाबूजी मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, बस इसीलिए माँ थोड़ा घबरा गई कि आपको बताएं तो शादी में कोई रुकावट ना आ जाए। माँ जी, आप चिंता मत करो, जैसा बाबूजी ने कहा था वैसा ही होगा। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास कोई खेत है या नहीं, मैं किसी भी हाल में खुश रहूंगी। मीनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे परिवार की परेशानियों को समझ रही हो। तुम बहुत अच्छी हो मीनाक्षी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका न मिले। और फिर सबकी रजामंदी से शुभ मुहूर्त में मनोहर और मीनाक्षी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मनोहर का घर बहुत बड़ा था, खासकर उसके घर का आंगन। मीनाक्षी की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी आंगन में ही रखी गई थी। बहू तो तू बहुत सुंदर लाई है लाजवंती, ये तो तुम्हारे जेठ की बहुओं से भी सुंदर है। ओ काकी, शाम को चूल्हा घर में जलाना है या नहीं? पीठ पीछे हमारी बुराई कर रही हो, सब सुनाई दे रहा है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। भतीजे के डर से पड़ोसी भी लाजवंती और मनोहर से बात करने में हिचकिचाते थे, इसलिए मुंह दिखाई की रस्म में गांव के बहुत कम ही लोग आए। माँ, गांव के लोग नहीं आएंगे, सब सतीश से डरते हैं, क्योंकि सतीश सब गांव वालों को ब्याज पर पैसे देता है। अगर गांव वाले हमारे यहाँ फंक्शन में आएंगे तो सतीश उन्हें ब्याज पर पैसे देना बंद कर देगा। कोई बात नहीं बेटा, जो भी खाने का सामान बचा है सब गांव के गरीब लोगों में बांट दे, बहू का हाथ लगवा देना। अगले कुछ दिनों बाद मनोहर ने फिर से गांव के सेठ के घर खेती के लिए जाना शुरू कर दिया, पर उस काम से मनोहर की कमाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि सेठ मनोहर को खेती के काम के बदले बहुत कम दाम देता था। सेठ जी, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ। महंगाई बढ़ रही है, अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 घंटे और बढ़ा दूंगा, पर इतने कम पैसों में गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं कहीं और भी काम नहीं करता, सिर्फ आपके पास ही काम करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तू खाली मेरे पास काम करता है या नहीं, पैसा एक नहीं बढ़ेगा। इतने में ही करना है तो कर, वरना मेरे पास तेरे से कम पैसों में भी काम करने वाले बहुत लड़के हैं। सेठ ने मनोहर के बार बार कहने पर भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसने मनोहर की मजबूरी को नहीं समझा। अगले कई महीनों तक मनोहर कम दाम में ही पूरा दिन मेहनत करता रहा। मीनाक्षी मनोहर को दिन रात मेहनत करते देखती थी। एक दिन मीनाक्षी की सहेली, जो शहर में रहती थी, उससे मिलने आई हुई। अरे, बहुत कमाई है, तेरा तो आंगन भी बहुत बड़ा है, तू चाहे तो इस आंगन को ही खेत बना सकती है। आजकल इम्पोर्टेड सब्जियों का बहुत चलन है, तू अपने आंगन में ब्रोकली, मशरूम, लेट्यूस और जुकनी जैसी सब्जियां उगा सकती है। इनकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। शहर के लोग और बड़े बड़े होटल वाले ये सब्जियां खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, पर आंगन में खेती, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ये सब चीजें उगाने के लिए मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। अरे, आज के जमाने में क्या मुश्किल है, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। मैं तुझे कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के नाम भेजूंगी, वहाँ से तुझे सारी जानकारी मिल जाएगी। बीज कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सब पता चल जाएगा। बस मेहनत और लगन की जरूरत है। सोच, तेरी मेहनत से तेरे पति का बोझ भी कम हो जाएगा। मीनाक्षी की आंखों में एक नई चमक आ गई। सहेली की बात ने उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई थी। अगले दिन उसने मनोहर और लाजवंती से इस बारे में बात की। माँ जी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ हाँ, बोलो बहू। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हम घर के बड़े आंगन में कुछ खेती करें। मेरी सहेली ने बताया कि आजकल विदेशी सब्जियों का बहुत चलन है, हम उन्हें उगाकर बाजार में बेच सकते हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो मीनाक्षी? आंगन में खेती, ये तो नामुमकिन है। ये तो हमारी जमीन ही नहीं, ये तो घर का हिस्सा है, और हम ये सब कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ बेटा, मनोहर सही कह रहा है, ये सब आसान नहीं है। खेती के लिए बहुत मेहनत, पानी और जानकारी चाहिए होती है। मुझे पता है कि आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। बाबूजी ने कहा था कि मैं इस घर की बहू बनकर आ रही हूँ, और एक बहू का फर्ज है कि वो परिवार की खुशहाली के लिए सोचे। अगर हम एक बार कोशिश करें तो क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए। मैं इस आंगन को अपनी मेहनत से हरा भरा कर दूंगी। मीनाक्षी की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि लाजवंती और मनोहर भी उसकी बात मानने के लिए राजी हो गए। अगले कुछ हफ्तों तक मीनाक्षी ने अपने मोबाइल पर वीडियो देखकर और इंटरनेट पर लेख पढ़कर खेती की बारीकियां सीखी। उसने अपनी सहेली से बीज मंगवाए, आंगन की मिट्टी को तैयार किया। लाजवंती ने भी उसका पूरा साथ दिया और वो मीनाक्षी को खेती में मदद करने लगी। मीनाक्षी और उसकी सास को आंगन में काम करते देख सतीश और उसकी पत्नी ने उसका खूब मजाक उड़ाया। अरे देखो, लाजवंती और उसकी बहू ने तो घर के आंगन को ही खेत बना दिया। लगता है इनके पास और कोई काम ही नहीं है।
लगता है पैसों की इतनी तंगी है कि अब घर के आंगन में ही खेती करनी पड़ रही है। ये क्या उगाएंगे, घास फूस या कुछ और? मीनाक्षी ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत में लगी रही। दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में आंगन रंग बिरंगी सब्जियों से भर गया। आंगन हरा भरा हो गया था। उस दिन से मीनाक्षी और उसके परिवार की किस्मत बदल गई। मीनाक्षी की सहेली ने उसकी सब्जियां बिकवाने में बहुत मदद की। मीनाक्षी को सब्जियों के ऑर्डर मिलने लगे। मनोहर और मीनाक्षी की तरक्की देखकर सतीश और उसकी पत्नी जलने लगे। सतीश ने जलन और बदले की भावना में आकर एक रात मनोहर के आंगन में आग लगाने की सोची। उसने पेट्रोल लिया और आधी रात को चुपके से मनोहर के घर के आंगन की तरफ बढ़ा। अब बताता हूँ कि असली ताकत होती क्या है। जब इनका आंगन जलकर राख हो जाएगा तो इन्हें पता चलेगा कि मुझसे मुकाबला करना कितना महंगा पड़ता है। सतीश जैसे ही आग लगाने वाला था तभी मीनाक्षी ने अपनी खिड़की से उसे देख लिया। मीनाक्षी को ये समझ में आ गया कि सतीश उनके आंगन की फसलों को बर्बाद करने आए हैं। मीनाक्षी ने बिना शोर किए तुरंत पुलिस को कॉल किया। हेलो, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। मेरे जेठ मेरे घर के आंगन में आग लगाने की कोशिश कर रहे, वो अभी भी पेट्रोल छिड़क रहे, कृपया जल्दी आइए। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर सतीश घबरा गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। सतीश, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे थे तो ये क्या है भाई? सतीश की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुबह जब ये बात पूरे गांव में फैली तो चाची, मेरे पति को छुड़वा लो, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है, हमसे गलती हो गई, आप अपने खेत वापस ले लो पर मेरे पति को पुलिस के हाथों से छुड़वा दो। सास ने मनोहर और मीनाक्षी की तरफ देखा। मीनाक्षी की वजह से आज सतीश और उसकी पत्नी को सबक मिल गया। मीनाक्षी के ससुर यशपाल का खेत जो धोखे से सतीश ने हड़प लिया था आज मनोहर को वापस मिल गया। अब आंगन के साथ साथ मीनाक्षी मनोहर के साथ मिलकर बड़े खेत में भी इम्पोर्टेड सब्जियों की खेती करने लगी और धीरे धीरे उनका परिवार इस व्यवसाय से लाखों रुपए कमाने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।